नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 फरवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम की। तो एक ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष की समय अवधि के ध्यान में रखकर की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ 1 वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखकर करी जाती है। कितने? 1 वर्ष। 1 वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखकर करी जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई, किसकी बात कर रहा है? भव्य बिश्नोई, जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? आदमपुर हरियाणा से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये जो अधिक चर्चा में रहने वाले नेता होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो अधिक चर्चा में रहे थे ये 2022 में, तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो जाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे भव्य बिश्नोई, जो आदमपुर हरियाणा से जीते थे। आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक खेल में कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता था, ये 87.58 मीटर फेंका था। कितना फेंका था फ्रेंड्स? 87.58 मीटर। 87.58 मीटर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट है। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 में किस तारीख को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन संशोधन विधेयक था, ये 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। कब? 4 फरवरी 2021 को। तो ये काफी हाईलाइट रहने वाले प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। कब पेश हुआ था? तो 4 फरवरी 2021 को। तो ये हाईलाइट में कभी भी आगे भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आए दिन नई नई चर्चा निकलती रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष जो चुने गए थे, ये नितिन गुप्ता को चुना गया था। किसे चुना गया था फ्रेंड्स? नितिन गुप्ता। कब चुने गए थे? जून 2022 में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, नितिन गुप्ता। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसके लिए केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2012 में? तो 2012 में जो पुरस्कार दिया गया था, वो पुरस्कार शोभना नारायण नहीं, तो ये दिया गया था कलामंडलम विसरोड़ी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलाम मंडलम पिसारोड़ी। कौन है? वसु पिसारोड़ी। कलाम मंडल वसु पिसारोड़ी। ये नाम भी अजीब है,
तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है हमारा कलाम मंडल वसु पिसारोड़ी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के समय के कितने दिन बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। तो अशोक ने जो अपने शिलालेख में कहा है, किस शिलालेख में कहा है कि उसे राजा बनने के कितने दिन बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी, तो उसने कहा था अपने शिलालेखों में कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आई थी? पंचवर्षीय योजना के बाद नीति बन गई, नीति आयोग। तो पंचवर्षीय अंतिम योजना थी तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये अंतिम थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी फसल है, कौन सी फसल ऐसी है, एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ये कौन सी फसल है, किस में होती है? तो कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है। किस में यूज होती है? चारे के लिए भी यूज होती है। तो चारे के लिए भी यूज होती है। तो खरीफ की फसल यहाँ कौन कौन सी दिख रही हैं? तो खरीफ में एक तो हमारी यहाँ चावल दिख रही है और एक मक्का है। तो हमारा चावल तो है नहीं यहाँ पर, मक्का हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ये खाने में भी यूज होती है और चारे के लिए, लेकिन चावल भी होता है। तो हम जो सटीक जवाब माना है इसका, ये मक्का को माना है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मक्का, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है, इसलिए चारे के लिए इसमें चारा भी अच्छा होता है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के युक्त मुक्त होने की दर तय करता है। तो पर्यावरण पोषकों के मुक्त होने की दर कौन तय करता है? तो पर्यावरणीय घटक पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय घटक है जो वातावरण में पोषकों को मुक्त करने की दर को तय करता है। तो पर्यावरणीय पोषक मुक्त होने की दर जो तय करेगा वो सिर्फ जनसंख्या ही कर सकती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनसंख्या। ना है तो मिट्टी करेगी, ना ताप करेगा, ना आर्द्रता करेगी, जनसंख्या जो करेगी वो हो। आपका अगला प्रश्न है 12 कि 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 32.75% जनसंख्या है जो गरीबी रेखा के नीचे है। कितनी है? 32.75%। आपका अगला प्रश्न है कि 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का आह्वान किया था उन किसके विरोध में किया था? भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट।
तो ये जो किया था ये रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो बात करें पुणे की, कोची, पटियाला या फिर जयपुर। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल ये पटियाला में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पटियाला में। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किसकी अवधारणा? मूल अधिकारों की अवधारणा। तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, एक कोई भी पेपर हो उसमें पूछा ही जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन जो बनाया जाता है हिंदुओं में, भाई बहन के बीच रिश्ते की भव्य आत्मा को व्यक्त करने वाला एक त्योहार है। ठीक है जी। 2023 में यह किस महीने में मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 2023 में जो भाई बहन के लिए जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो किस महीने में मनाया गया था? तो ये अगस्त के महीने में बनाया गया था। कब मनाया गया था? अगस्त में। तो 2023 में अगस्त में मनाया गया था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो किसके लिए सामान उपलब्ध कराने की बात कर रहा है ये? तो ये थोक विक्रेता जो होते हैं, कौन? थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। कौन रखेंगे? थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पर थोक विक्रेता ही आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाएगी वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो गंगा नदी जो मिलती है ये किस जल निकाय में जाकर मिलती है? प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो गंगा हमारी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर फोर ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य की लोक नृत्य शैली हरियाणा में कौन सी मनाई जाती है? तो बात करें राउफ की, राउफ मनाया जाता है या फागा या गुग्गा या खोरिया? तो बात करें हम राउफ की, राउफ जो मनाया जाता है ये राउफ कहाँ मनाया जाएगा? हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा। कौन सा? राउफ नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित हो जाती है।